गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। तो चलिए कि इससे पहले की वीडियो में हम लोग देखे थे वेक्टर का जितने सारे टाइप था, वेक्टर और स्केलर क्वांटिटी में क्या डिफरेंस था, ये सारा चीज़ हम लोग पढ़ चुके थे। इस सेशन में हम लोग देखेंगे कि वेक्टर से रिलेटेड जितने सारे ऑपरेशन हैं, जैसे कि एडिशन। अब एडिशन में क्या क्या लॉ उसमें अप्लाई होता है, जैसे कि एडिशन 2 टाइप का होता है। एक आपका ट्रायंगल लॉ ऑफ एडिशन, दूसरा आपका पैरेललोग्राम लॉ ऑफ एडिशन। इसके बाद एडिशन में कौन कौन सा लॉ होल्ड करता है, जैसे कि कम्यूटेटिव लॉ हो गया, एसोसिएटिव लॉ हो गया, एग्जिस्टेंस ऑफ आपका आइडेंटिटी, एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स, ये सारा चीज़ देखेंगे। इसके बाद डायरेक्शन रेशियो, डायरेक्शन कोसाइन, ये सारी चीज़ पे इस पर हम लोग बात करने वाले हैं। मतलब कहने का मतलब है कि जो फर्स्ट एक्सरसाइज आप लोग का दे रखा है, वो फर्स्ट एक्सरसाइज का पूरा निचोड़ हम लोग इसमें लेने वाले हैं। अगर ये थ्योरी पोर्शन आप कंप्लीट कर लीजिएगा तो आपको प्रॉब्लम में कहीं भी किसी भी प्रकार की कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, सारा आपका इजीली बन जाएगा, क्योंकि पूरा डिपेंड करता है आपका ये थ्योरी पोर्शन पे। तो चलिए हम लोग वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। तो सबसे पहले हम लोग इस पर डिस्कस करने वाले हैं वेक्टर एडिशन। वेक्टर एडिशन, एडिशन मतलब समझ रहे हैं ये जोड़। तो एक सिंपली हम लोग देखते हैं कि अगर वेक्टर को हम लोग जोड़ते हैं तो किस तरह से ये जोड़ा जाता है, उसके बारे में हम लोग इसमें डिस्कस करने वाले हैं। तो मान लीजिए मेरे पास एक वेक्टर है, ये ए एक पॉइंट है, बी एक पॉइंट है, इस तरह से ले लेते हैं। ये ए है और ये बी है। तो हम लोग इससे पहले पोजीशन वेक्टर के बारे में पढ़े थे। पोजीशन वेक्टर में क्या बताए थे कि ए अगर एक पॉइंट है और ए को ओ से मिला दिया जाए, ओ क्या है, ओरिजिन है, ओ से मिला दिया जाए तो ओ ए क्या बन जाता है, आपका पोजीशन वेक्टर ऑफ ए बन जाता है। तो इसी तरह से मान लीजिए ओ से ए को मिला दिया गया और उसी तरह से ओ से फिर बी को भी मिला दिया गया। ओ से किसको मिला दिया गया, बी को भी मिला दिया गया। तो यहाँ से दो आपका ओ ए एंड ओ बी मिल गया। यहाँ से ए बी को भी हम मिला देते हैं इस तरह से। मान लीजिए ओ ए जो है उसका डायरेक्शन ये है, ओ बी का डायरेक्शन ऐसा है और ओ ए बी का डायरेक्शन इस तरह से है, ऐसा ही होगा। ओ ए इक्वल टू मान लेते हैं कि ये क्या है, ए है, और ए बी इक्वल टू मान लेते हैं कि ये एक दूसरा वेक्टर बी है। ध्यान से, ओ ए मतलब मान लेते हैं कि यहाँ पे ए है और ओ बी मतलब एक मान लेते हैं कि एक वेक्टर बी है। तो यहाँ पे ओ बी जो हो जाता है ये हो जाता है ए प्लस बी। ये क्या हो जाता है, ए प्लस बी। तो सम ऑफ 2 वेक्टर, जब 2 वेक्टर को जोड़ा जाता है तो हम लोग देख रहे हैं कि पहला वेक्टर का पोजीशन वेक्टर और दोनों वेक्टर के बीच की जो दूसरा एक वेक्टर बन रहा है ए बी, तो हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं कि ओ बी इज इक्वल टू, ओ बी ये है, ओ ए प्लस ए बी, ऐसे लिखा जा सकता है। बस ये सम हम लोग ऐसे लिख सकते हैं कि अगर ओ ए एक वेक्टर है ए और यहाँ पे ए बी एक वेक्टर है बी, तो यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं कि ओ बी इज इक्वल टू ए प्लस बी, ए प्लस बी, इस तरह से लिखा जा सकता है। तो हम लोग यहाँ पे ऐसे समझ सकते हैं कि एडिशन ऑफ 2 वेक्टर, ये ऑलरेडी इसी चीज़ को हम लोग फिर ट्रायंगल लॉ ऑफ जो वेक्टर एडिशन ऑफ वेक्टर है उसमें भी यही चीज़ पढ़ने वाले हैं। तो यहाँ पे इस तरह से समझ सकते हैं कि जो 2 वेक्टर अगर ऐड करते हैं तो 2 वेक्टर का एक रिजल्टेंट वेक्टर आता है, जो सर्कल जो आपका रेक्टेंगल, जो ट्रायंगल हम पढ़ रहे हैं उस ट्रायंगल का तीसरा साइड होता है। तो यहाँ पे हम लोग ट्रायंगल लॉ ऑफ जो एडिशन ऑफ वेक्टर है उसमें हम लोग यही चीज़ देखते हैं कि अगर एक ट्रायंगल इस तरह से है, उसमें से 2, जैसे ओ ए और ए बी का डायरेक्शन बिल्कुल सेम है जबकि ए बी का डायरेक्शन जस्ट ऑपोजिट है, तो हम लोग ऐसे सिचुएशन में लिख सकते हैं कि जो ऑपोजिट डायरेक्शन रहता है, जैसे कि ओ बी है, इज इक्वल टू ओ ए प्लस ए बी। बस इसी को कहा जाता है ट्रायंगल लॉ ऑफ एडिशन ऑफ वेक्टर्स, इसको कहा जाता है ट्रायंगल लॉ ऑफ एडिशन ऑफ वेक्टर्स। अब जो दूसरा आता है पैरेललोग्राम लॉ ऑफ एडिशन ऑफ वेक्टर, उसमें क्या पढ़ा जाता है, तो जैसे कि मान लीजिए सबसे पहले एक पैरेललोग्राम ले लेते हैं। तो मान लीजिए ये पैरेललोग्राम इस तरह से रखा हुआ है, ये पैरेललोग्राम है, इसका एक हम यहाँ पे डायगोनल इस तरह से खींच लेते हैं और मान लेते हैं कि ये ओरिजिन ले लेते हैं, ये एक पॉइंट, और ये ए है, ये बी है और ये सी है, इस तरह से मान लेते हैं। या फिर आप डी भी ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ ले सकते हैं। तो इसमें हम लोग अभी देखें कि इसका डायरेक्शन मान लीजिए इस तरह से है, इसका डायरेक्शन इस तरह से है। देखिए पैरेललोग्राम मतलब ही होता है कि ये साइड और ये साइड बराबर, ये साइड और ये साइड बराबर, आमने सामने का भुजा क्या होता है, बिल्कुल बराबर होता है। तो यहाँ पे इसका जो डायरेक्शन है बिल्कुल इसका भी डायरेक्शन यही होगा और इसका जो डायरेक्शन है इसका भी डायरेक्शन यही होगा। तो इस तरह से हम लोग समझ सकते हैं कि यहाँ पे अगर ये ए है, ये क्या है, ए है, और ये अगर बी है,
दो वेक्टर है, तो हम लोग अभी देखिए ट्रायंगल लॉ ऑफ एडिशन पढ़ें कि उसमें क्या पढ़ें कि अगर इस ट्रायंगल की बात करें OAB पे बात करें तो देखिए बिल्कुल सेम है। यहाँ पे देख रहे हैं दो ट्रायंगल का डायरेक्शन ये है और इसका डायरेक्शन अगर ऐसा होगा तो यहाँ पे हम लोग देखेंगे कि OB इज इक्वल टू A प्लस बी हो जाएगा, OB इज इक्वल टू A प्लस बी हो जाएगा। तो यहाँ पे इसको कहा जाता है आपका पैरेललोग्राम लॉ ऑफ एडिशन ऑफ वेक्टर्स, इसको कहा जाता है पैरेललोग्राम लॉ ऑफ एडिशन ऑफ वेक्टर्स। इसमें क्या होता है कि अगर दो भुजाएं इस तरह से दिया हुआ है तो दो भुजा अगर दिया हुआ है तो चारों भुजा हम लोग निकाल सकते हैं। क्यों? क्योंकि पैरेललोग्राम का जो साइड होता है इक्वल होता है आमने सामने का, तो इसके बराबर ये, इसके बराबर ये, इस तरह से चारों भुजा हम लोग निकाल सकते हैं। तो चारों भुजा अगर निकालेंगे तो उसका जो डायगोनल होता है वो ऑल्सो हम लोग निकाल सकते हैं। कैसे? बाय द हेल्प ऑफ आपका ट्रायंगल लॉ ऑफ एडिशन ऑफ वेक्टर्स। तो इस तरह से हम लोग यहाँ पे ट्रायंगल लॉ ऑफ एडिशन ऑफ वेक्टर्स और पैरेललोग्राम लॉ ऑफ एडिशन ऑफ वेक्टर को समझ सकते हैं। आगे हम लोग बात करेंगे लॉ ऑफ एडिशन ऑफ वेक्टर्स। अब जो वेक्टर्स होते हैं, वेक्टर्स को कितने तरह से हम लोग जोड़ सकते हैं, वो कितने लॉ को, कितने प्रकार के लॉ को होल्ड करता है। तो देखिए हम लोग बहुत सारा लॉ के बारे में जानते हैं। उसमें से क्या क्या आ जाता है? कॉम्यूटेटिव लॉ आ जाता है, फिर डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ आ जाता है, एसोसिएटिव लॉ आ जाता है। तो यहाँ पे हम लोग देखेंगे कि ये जो एडिशन ऑफ वेक्टर्स है ये किस किस लॉ को होल्ड करता है और किसको होल्ड नहीं करता है। जैसे कि यहाँ पे देखेंगे कि सबसे पहले कॉम्यूटेटिव लॉ है। क्या है? कॉम्यूटेटिव लॉ। तो कॉम्यूटेटिव लॉ में क्या होता है कि अगर A और B दो वेक्टर है, A और B दो वेक्टर है, तो दोनों को जोड़ेंगे और B और A को इस तरह से जोड़ेंगे, पहले B को रखेंगे फिर A को रखेंगे, तो दोनों का जो वैल्यू होता है वेक्टर में क्या रहता है? बिल्कुल अनचेंज रहता है। ये जब पॉइंट लेके, पोजीशन वेक्टर लेके हम लोग इसका एक्सप्लेन करेंगे तो और ज़्यादा क्लियर होने वाला। बस अभी समझ लीजिए कि वेक्टर लॉ जो होता है वो क्या करता है? कॉम्यूटेटिव लॉ को होल्ड करता है। मतलब A प्लस बी का वैल्यू जो होता है B प्लस A का वैल्यू वही होता है। नेक्स्ट एसोसिएटिव लॉ। एसोसिएटिव लॉ क्या कहते हैं? मान लीजिए A, B और C तीन आपका इस तरह से वेक्टर दिया हुआ, तीनों क्या दिया हुआ? वेक्टर। तो यहाँ पे अगर A और B को पहले जोड़ के इसके बाद C को जोड़े, या फिर पहले आपका B प्लस C को जोड़े फिर आपका A को जोड़े, तो इसका जो वैल्यू रहता है बिल्कुल अनचेंज रहता है। ध्यान से, पहले A और B को जोड़ा गया फिर C को जोड़ा गया, यहाँ पे पहले B प्लस C को जोड़ा गया और फिर A को जोड़ा गया, तो दोनों का जो वैल्यू होता है ये भी क्या रहता है? अनचेंज रहता है। और इसी नियम को क्या कहा जाता है? आपका एसोसिएटिव लॉ कहा जाता है। अब नेक्स्ट, एग्जिस्टेंस ऑफ एडिटिव आइडेंटिटी। आप लोग दो आइडेंटिटी के बारे में अक्सर सुने होंगे, एक एडिटिव आइडेंटिटी होता है और दूसरा मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी होता है। तो एडिटिव आइडेंटिटी किसे कहते हैं? जैसे कि मान लीजिए एक नंबर यहाँ पे इस तरह से 2 दिया हुआ, तो 2 का एडिटिव आइडेंटिटी हम किसे कहेंगे? कि अगर 2 में हम क्या ऐड करें कि इसका वैल्यू अनचेंज रहे, क्या रहे? वैल्यू अनचेंज रहे। तो इस पे क्या ऐड करें कि इसका वैल्यू अनचेंज रहे? तो 0 ऐड करेंगे तभी इसका वैल्यू अनचेंज रहेगा। फिर इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 0 + 2 विच इज़ इक्वल टू 2। मतलब एडिटिव आइडेंटिटी क्या होता है कि एडिटिव आइडेंटिटी एक ऐसा आइडेंटिटी होता है जिसको उसके साथ ऐड करने के पश्चात उसका वैल्यू में कोई चेंजेस नहीं आता। फिर से बता रहे हैं कि एडिटिव आइडेंटिटी एक ऐसा आइडेंटिटी होता है जिसको उस संख्या के साथ या उस वेक्टर के साथ जोड़ने पर उस पर कोई असर नहीं पड़ता हो, उसको एडिटिव आइडेंटिटी कहा जाता है। तो यहाँ पे चूँकि वेक्टर का बात किया जा रहा है, तो वेक्टर अगर मान लीजिए यहाँ पे A एक वेक्टर ले लिए, हम लोग जीरो वेक्टर के बारे में पढ़े हैं। जीरो वेक्टर होता क्या है कि एक ऐसा वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड क्या रहता है? 0 रहता है। तो अगर A पे 0 को ऐड किया जाए, जीरो वेक्टर को ऐड किया जाए, या फिर जीरो वेक्टर को A पे ऐड किया जाए, तो देखिए इस पर कोई असर नहीं पड़ने वाला, इसका एकदम बिल्कुल सेम रहेगा। तो यहाँ पे हम लोग कह सकते हैं कि इसका जो एडिटिव आइडेंटिटी होता है वो एग्जिस्ट करता है। एडिटिव आइडेंटिटी क्या होता है? एग्जिस्ट करता है। अब नेक्स्ट जो होता है एडिटिव इन्वर्स। एडिटिव इन्वर्स क्या होता है? देखिए जैसे कि हम लोग किसी नंबर पे बात करते हैं कि 2 का एडिटिव इन्वर्स क्या होता है? -2 होता है। कितना होता है? -2। अच्छा, ये -2 होता है तो क्यों होता है? एडिटिव आइडेंटिटी का मतलब क्या होता है और उसको माइनस करके हम लोग क्यों लेते हैं? माइनस रहता है तो प्लस क्यों लेते हैं? तो इसके पीछे कारण ये रहता है कि जैसे अभी हम लोग पढ़ें कि एडिटिव आइडेंटिटी क्या होता है? 0 होता है किसी नंबर का। तो एडिटिव आइडेंटिटी 0 होता है और एडिटिव इन्वर्स का डेफिनेशन यही होता है कि जो नंबर आपको दे रखा है उसमें जोड़ने के पश्चात आपको एडिटिव आइडेंटिटी आना चाहिए। फिर से बता रहे हैं, जो नंबर आपको दे रखा है उस नंबर में एडिटिव
इन्वर्स को जोड़ने के पश्चात उसका एडिटिव आइडेंटिटी आना चाहिए। मतलब कि 2 में हम क्या जोड़ें कि 0 आ जाए तो -2, या फिर -2 में हम क्या जोड़ें कि 0 आ जाए तो 2। तो हम लोग कह सकते हैं कि 2 का एडिटिव आपका इन्वर्स -2 एंड -2 का एडिटिव इन्वर्स 2। तो इस तरह से हम लोग यहाँ पे इसका भी समझ सकते हैं कि अगर मान लीजिए आपके पास एक वेक्टर दिया हुआ है ए क्या दिया हुआ है, एक वेक्टर दिया हुआ है, तो ए का एडिटिव इन्वर्स अगर लेंगे तो निगेटिव ऑफ ए वेक्टर, हम लोग कल पढ़ चुके हैं निगेटिव ऑफ ए वेक्टर मतलब क्या होता है, जब उसमें नेगेटिव साइन ऐड कर दिया जाता है तो इसका एडिटिव इन्वर्स क्या हो जाएगा, माइनस ऑफ ए। या फिर उसी तरह से माइनस ऑफ ए पे जो वेक्टर है उसको जोड़ेंगे वेक्टर ए से तो भी मेरे पास क्या आएगा, 0 वेक्टर आएगा, ये नल वेक्टर आएगा। तो यहाँ पे हम लोग कह सकते हैं कि ए का एडिटिव इन्वर्स है या फिर -a का एडिटिव इन्वर्स ए है। तो हम लोग यहाँ पे देख सकते हैं कि एडिटिव इन्वर्स भी ये क्या करता है, एग्जिस्ट करता है, वेक्टर में एडिटिव इन्वर्स एग्जिस्ट करता है। नेक्स्ट हम लोग पढ़ेंगे स्केलर मल्टीप्लिकेशन ऑफ ए वेक्टर। हम लोग एक एक पॉइंट पे डिस्कस करने वाले हैं और 2-3 पॉइंट बचा हुआ है, इसके बाद जो एक्सरसाइज का कुछ प्रॉब्लम है उसको हम लोग डील करेंगे। तो देखिए सबसे पहले हम लोग देख रहे हैं आपके स्केलर मल्टीप्लिकेशन मतलब क्या होता है। स्केलर और वेक्टर दो चीज़ के बारे में कल हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। स्केलर क्वांटिटी क्या होता है, जिसका सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है, जबकि वेक्टर क्वांटिटी क्या होता है, जिसका मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन दोनों होता है। तो यहाँ पे मान लीजिए कि ए एक वेक्टर है, क्या है, ए एक वेक्टर है और स्केलर क्वांटिटी 5, 7, 8 ये सर क्या है, स्केलर क्वांटिटी है। तो जब इसके साथ इसका मल्टीप्लाई किया जाता है, ये वेक्टर के साथ ये सारा स्केलर क्वांटिटी के साथ मल्टीप्लाई किया जाता है, बस उसी प्रोसेस को कहते हैं स्केलर मल्टीप्लिकेशन ऑफ ए वेक्टर। तो यहाँ पे हम 5 के साथ करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, 5 ऑफ ए। 7 के साथ करेंगे तो क्या हो जाएगा, 7 ऑफ ए। 8 के साथ करेंगे तो 8 ऑफ वेक्टर ए। तो अब जो रिजल्ट आ रहा है देखिए, 5 एक स्केलर क्वांटिटी, ये एक वेक्टर क्वांटिटी, जब दोनों को मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो यहाँ पे क्या आ रहा है, एक वेक्टर क्वांटिटी आ रहा है। अब 5 जो है उस मैग्नीट्यूड को उसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, लेकिन टोटल ओवरऑल जो एक रिजल्ट आ रहा है वो क्या आ रहा है, वेक्टर क्वांटिटी आ रहा है। यहाँ भी एक क्या आ रहा है, वेक्टर क्वांटिटी आ रहा है, ये भी क्या आ रहा है, वेक्टर क्वांटिटी आ रहा है। मतलब हम लोग कह सकते हैं कि जब किसी वेक्टर को किसी स्केलर के साथ मल्टीप्लाई किया जाता है तो यहाँ पे हम लोग को क्या मिलता है, वेक्टर क्वांटिटी मिलता है। नेक्स्ट यहाँ पे कंपोनेंट्स ऑफ ए वेक्टर, बस ये कंपोनेंट्स ऑफ ए वेक्टर जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आप लोग इस चीज़ को बारीकी से देखिएगा कि कंपोनेंट ऑफ ए वेक्टर क्या होता है, और इसी पे आपका जितना सारा प्रॉब्लम है सारा प्रॉब्लम टिका हुआ है। तो कंपोनेंट ऑफ ए वेक्टर और डायरेक्शन रेशियो एंड डायरेक्शन कोसाइन जो है, ये दो चीज़ को आप लोग बहुत बारीकी से समझने की कोशिश कीजिएगा। तो चलिए हम लोग देखते हैं कंपोनेंट ऑफ ए वेक्टर होता क्या है। सबसे पहले हम लोग मान लेते हैं कि स्पेस पे मान लीजिए ये कोई एक पॉइंट है, P मान लेते कोई पॉइंट है, ठीक है। इसका कोऑर्डिनेट हम लोग x, y एंड z मान लेते हैं। 3D फिगर है तो 3D में 3 आपका डायमेंशन आता है, x, y एंड z 3 डायमेंशन हम लोग ले लिए, ठीक है। P कोई पॉइंट है। अब हम लोग मान लेते हैं कि इसका जो एक्सिस है, डायरेक्शन एक्सिस इस तरह से दिया हुआ है, ठीक है। ये x एक्सिस को दर्शा रहा है, ये y एक्सिस को और ये z एक्सिस को, तीनों परपेंडिकुलर है। इसको समझने की कोशिश कीजिए, तीनों परपेंडिकुलर है। जैसे कि हम लोग किसी घर पे बात करते हैं, मान लीजिए घर का ये कोना को ले लीजिए, ठीक है। तो कोना को जब लीजिएगा, मान लीजिए आप यहाँ पे खड़े हैं तो एक साइड ऐसे कोना एंगल बनता है, एक नेक्स्ट एक ऐसे बनता है, एक ऊपर बनता है। तो उसी को आप यहाँ पे इमेजिन कीजिए, चूँकि ये बोर्ड है, ये सरफेस है, सरफेस में 3D को दर्शाया नहीं जा सकता है, इसीलिए हम लोग इसको ऐसे लेते हैं। और तीनों क्या है, यहाँ पे परपेंडिकुलर है, ये भी इस पे है, ये भी इस पे है और ये भी इस पे है, तीनों एक दूसरे पे परपेंडिकुलर है। यहाँ पे हम मान लेते हैं कि ये जो है आपका ओरिजिन है, जिसका कोऑर्डिनेट हम लोग जानते हैं 0 0 0 0 होता है, 3 0 होता है, ठीक है। अब हम लोग मान लेते हैं कि ये जो एक्स एक्सिस है, एक्स एक्सिस OX एक्स एक्सिस बना रहा है, इसका जो आपका एक्सिस का जो आपका यूनिट वेक्टर है, यूनिट वेक्टर ये आई कैप लेते हैं। यूनिट वेक्टर मतलब बोले थे कि जिसका आपका मैग्नीट्यूड सिर्फ और सिर्फ 1 होता है और उसको कैप से दर्शाया जाता है। तो हम लोग मान लेते हैं कि 3 यूनिट वेक्टर यहाँ पे लेते हैं, एक आपका आई कैप जो एक्स एक्सिस के अलग है, एक जे कैप जो वाई एक्सिस के अलग है, और एक जेड के कैप आपका ले लेते हैं जो आपका जेड एक्सिस के अलग है। तो हम लोग यहाँ पे ऐसे कह सकते हैं कि मान लेते हैं P एक पॉइंट है जिसका कोऑर्डिनेट x, y एंड z है, यहाँ पे O ओरिजिन है, और हम लोग मान लेते हैं कि x एक्सिस का एक यूनिट वेक्टर आई कैप है, y एक्सिस के दिशा में एक यूनिट वेक्टर जे कैप और z एक्सिस के दिशा में एक यूनिट वेक्टर के कैप है। तो यहाँ से O से अगर P को मिला दिया जाए
ठीक है, ओ से पी को मिला दिया जाए। तो यहाँ ओ पी इक्वल टू अगर मान लेते हैं कि ये जो वेक्टर बन रहा है ये वेक्टर आर है, ये वेक्टर क्या बन रहा है आर है, तो हम लोग इसका कंपोनेंट लिख सकते हैं कि आर इज इक्वल टू एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप। फिर से इस बात को समझिएगा, तो हम लोग लिख सकते हैं कि आर वेक्टर इक्वल टू एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप। यहाँ से ध्यान से देखिए, ये जो एक्स है, एक्स होता क्या है, इस पॉइंट मतलब यहाँ से यहाँ तक का जीरो से ओरिजिन तक का एक्स का दूरी यही ना होता है। तो यहाँ पे एक्स आई कैप हम इसीलिए लिए, आई कैप क्या बताता है, सिर्फ और सिर्फ वो डायरेक्शन को बताता है, क्योंकि मैग्नीट्यूड तो उसका 1 होता है। तो 1 को किसी के भी साथ गुना करेंगे तो उसका मैग्नीट्यूड में कोई असर नहीं पड़ने वाला है। और एक्स एक्सिस का जब पॉइंट लेंगे, यहाँ पे ये पॉइंट को यहाँ परपेंडिकुलर डालेंगे तो यहाँ से ओरिजिन से यहाँ तक की दूरी को ये एक्स दर्शाएगा, यही ना होता है एक्स। तो ये एक्स और इसका डायरेक्शन आई कैप है, तो इसका जो आपका बन गया एक्स आई कैप बन गया। उसी तरह से वाई एक्सिस पे जब परपेंडिकुलर डालेंगे तो यहाँ से यहाँ तक का जो दूरी होगा वो वाई होगा, और ये जो इसका डायरेक्शन किसको कौन दर्शा रहा है, जे कैप दर्शा रहा है, तो ये आपका वाई जे कैप हो जाएगा। और इसी तरह से इस पे अगर परपेंडिकुलर डालेंगे, यहाँ पे आपको नहीं लग रहा है कि परपेंडिकुलर डाल सकते हैं, बिल्कुल डाल सकते हैं, क्योंकि ये जो पॉइंट है ये इस तरह से यहाँ पे है, ठीक है, ये पॉइंट यहाँ पे है, तो इसको तो हम लोग यहाँ पे नहीं दिखा सकते हैं बोर्ड पे, इसीलिए हम लोग यहाँ पे ले रहे हैं। ये पॉइंट यहाँ पे है नहीं, एक सरफेस पे स्पेस पे एक पॉइंट है, ऐसे पॉइंट है, और यहाँ से हम लोग इस पे परपेंडिकुलर डाल सकते हैं। तो यहाँ पे जब डालेंगे तो ये जे को दर्शाएगा, और यहाँ से यहाँ तक मतलब जे के एक्सिस पे जो आपका यूनिट वेक्टर है वो क्या है, के कैप है, तो हम लोग इसको जे जेड के कैप लिखते हैं। अब यहाँ पे दो कंपोनेंट यहाँ पे आ रहा है, ठीक है। कंपोनेंट क्या क्या कहेंगे, जैसे कि यहाँ पे एक्स वाई और जेड, ये जो कंपोनेंट है इसको बोला जाता है स्केलर कंपोनेंट्स। क्या बोला जाता है, स्केलर कंपोनेंट्स। और आई कैप जे कैप और के कैप जो आ रहा है उसको बोला जाता है वेक्टर कंपोनेंट्स। याद रखिएगा सारा बातें। यहाँ पे हम लोग देखें कि अगर पी एक पॉइंट लिया जाए जिसका कोऑर्डिनेट एक्स वाई एंड जेड है, और ओ क्या है, ओरिजिन है, यहाँ पे एक्सिस को हम लोग ड्रॉ करेंगे, तो यहाँ अगर मान लेते हैं कि आई कैप एक यूनिट वेक्टर है जिसका दिशा एक्स एक्सिस की ओर है, जे कैप एक यूनिट वेक्टर है जिसकी दिशा वाई एक्सिस की ओर है, के कैप एक यूनिट वेक्टर है जिसका दिशा जेड एक्सिस की ओर है, तो हम लोग कह सकते हैं कि वेक्टर आर इज इक्वल टू एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप। इस तरह से हम लोग इसको लिख सकते हैं। यहाँ पे अब r क्या है, एक वेक्टर है, तो r का यहाँ पे जो मॉड होता है, मैग्नीट्यूड होता है, तो इसका मैग्नीट्यूड निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं, मॉड ऑफ जो एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, ये इसका मॉड हो जाता है, इसका मैग्नीट्यूड होता है। ये जो वेक्टर आपको r मिला, r का मैग्नीट्यूड अगर निकालने के लिए आपको दे दिया जाए तो आप ऐसे इसको निकाल सकते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, जहाँ एक्स वाई और जेड है क्या, ये आपका स्केलर कंपोनेंट्स है, और आपका आई कैप जे कैप के कैप क्या है, आपका वेक्टर कंपोनेंट्स है। अब तो आ गया आपका कंपोनेंट्स के बारे में आप समझ गए। अब हम लोग जो बात करने वाले हैं वो आपका जाके है डायरेक्शन रेशियोज एंड डायरेक्शन कोसाइंस। डायरेक्शन रेशियोज एंड डायरेक्शन कोसाइन के बारे में बात करेंगे। तो ठीक है, डायरेक्शन रेशियो क्या होता है, डायरेक्शन कोसाइन क्या होता है, इसको समझने के बाद हम लोग एक्सरसाइज पे आएंगे। तो चलिए यहाँ तक तो आप लोग समझ गए होंगे, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, ये चीज़ समझ गए होंगे। अब हम लोग डायरेक्शन कोसाइन को डायरेक्शन रेशियो को समझते हैं, फिर डायरेक्शन कोसाइन पे आएंगे। तो देखिए मेरे पास मान लीजिए एक वेक्टर इस तरह से दे रखा, अभी हम लोग देखें कंपोनेंट के फॉर्म में इस तरह से लिख सकते हैं कि एक वेक्टर दिया हुआ है कि ए आई कैप प्लस बी जे कैप प्लस जेड सी के कैप, इस तरह से दे रखा, ये एक वेक्टर है, ठीक है। ए आई कैप बी जे कैप सी के कैप, इस तरह से एक वेक्टर है। जैसे कि यहाँ पे लेते हैं एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड जे कैप, ये एक्स वाई जेड क्या है, इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट है, उसी तरह ए बी सी क्या है, उस पॉइंट का कोऑर्डिनेट है। कोई भी एक रैंडमली पॉइंट हम ले लिए। तो यहाँ पे जो स्केलर कंपोनेंट आप देख रहे हैं ए बी एंड सी, ए बी एंड सी, ये तीनों को क्या कहा जाता है, आपका डायरेक्शन रेशियोज कहा जाता है। तो डायरेक्शन रेशियोज निकालना बहुत ही ईजी होता है। मान लीजिए आपको एक वेक्टर दे दिया गया है कि 2 आई कैप प्लस 3 जे कैप प्लस 4 के कैप क्या है, आपका एक वेक्टर दिया हुआ है। तो अगर इसका डायरेक्शन रेशियो आपको निकालने दिया जाए तो इसका डायरेक्शन रेशियो क्या हो जाएगा, 2, 3 और 4, इसका डायरेक्शन रेशियोज हो जाएगा। तो डायरेक्शन रेशियोज क्या होता है, जो आई कैप जे कैप और के कैप यूनिट वेक्टर का जो कॉफिशिएंट होता है वही आपका डायरेक्शन रेशियो हो जाता है। तो चलिए अब डायरेक्शन कोसाइन को समझने का कोशिश करते हैं। तो डायरेक्शन कोसाइन क्या होता है, डायरेक्शन रेशियो तो हम लोग समझ लिए। अब डायरेक्शन कोसाइन क्या होता है कि मान लीजिए आपके पास एक वेक्टर इस तरह से दिया हुआ है r इक्वल टू ए आई कैप प्लस बी जे कैप प्लस सी के कैप, तो इसका जो डायरेक्शन कोसाइन होता है उसको L, M
और n से रिप्रेजेंट किया जाता है। किससे रिप्रेजेंट किया जाता है? l से, m से और n से। अब l क्या होता है, m क्या होता है, n क्या होता है, उसका वैल्यू क्या होता है, उसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। जहाँ l इज इक्वल टू होता है डायरेक्शन रेशियो जो पहला वाला आई कैप का है उसको लिखेंगे बटे रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। एम इज इक्वल टू होता है जे कैप का आपका डायरेक्शन रेशियोज और रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, और एन इज इक्वल टू होता है सी बटे रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। इसका कहने का मतलब ये जो है ये क्या है, देखिए ऊपर इसको गौर कीजिए, यहाँ पे एक्स वाई जेड लिए थे तो मॉड ऑफ आर का एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड इसको आया था। यहाँ पे ए बी सी है तो रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर आएगा, मॉड ऑफ आर का वैल्यू आएगा। तो यहाँ पे ये जो डायरेक्शन कोसाइंस होते हैं वो क्या होता है आपका डायरेक्शन रेशियोज बटे मॉड ऑफ आपका आर, डायरेक्शन रेशियोज ऑफ सेकंड बटे मॉड ऑफ आर, फिर डायरेक्शन रेशियोज ऑफ सी बटे मॉड ऑफ आर। इस तरह से हम लोग क्या कर सकते हैं, डायरेक्शन कोसाइंस निकाल सकते हैं। तो अगर आपके पास एक एग्जांपल हम ले लेते हैं कि मान लीजिए एक इस तरह से आपको एक वेक्टर दिया हुआ है कि r इज इक्वल टू 2 आई कैप प्लस 3 जे कैप प्लस 4 के कैप, इस तरह से दिया हुआ है। तो आपको यहाँ पे कहा गया कि इसका डायरेक्शन रेशियोज एंड डायरेक्शन कोसाइन निकालिए। तो डायरेक्शन रेशियोज तो इजीली निकाल सकते हैं, 2, 3 एंड 4 इसका डायरेक्शन रेशियो हो जाएगा, ठीक है। डायरेक्शन कोसाइन अगर बात किया जाए तो एल इक्वल टू हो जाएगा 2 बटे ये बटे इसका टोटल का स्क्वायर का जोड़, तो 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर। फिर m इज इक्वल टू 3 बटे उसी तरह से 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर, और n इज इक्वल टू उसी तरह से आपका 4 बटे उसी तरह से 2 का स्क्वायर 3 का स्क्वायर 4 का स्क्वायर। तो यहाँ से l निकालेंगे तो l इक्वल टू 2 बटे रूट अंडर यहाँ से हो जाएगा 4 प्लस 9 प्लस 16। इसी तरह से इसको सॉल्व करेंगे तो 2 बटे रूट अंडर यहाँ से देखिए 16 और 9 4 13 तो आपका 29 हो जाएगा। तो यहाँ पे L का वैल्यू 2 बटे 29 रूट अंडर 29, M का वैल्यू 3 बटे रूट अंडर 29 और आपका N का वैल्यू जो हो जाएगा वो 4 बटे रूट अंडर 29 होगा। तो ये था आपका जाके जितना सारा थ्योरी पोर्शन था ये हम लोग कंप्लीट कर लिए। अब इसका जो एक्सरसाइज है, एक्सरसाइज का सवाल हम लोग, तो चलिए एक्सरसाइज 22 का जो सवाल पहला सवाल दे रखा है वो सवाल कुछ इस तरह से है कि राइट डाउन द मैग्नीट्यूड ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग वेक्टर्स। यहाँ पे कुछ वेक्टर्स दिया हुआ है जिसका मैग्नीट्यूड आपको निकालना है। मैग्नीट्यूड मतलब बताए थे कि अगर ए आपका एक वेक्टर है एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप, इस तरह से एक वेक्टर है, तो मॉड ऑफ ए जो निकालते हैं इसी को मैग्नीट्यूड ऑफ ए बोलते हैं। और इसका वैल्यू हमेशा हम लोग जानते हैं कि एक्स स्क्वायर होता है प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, मतलब जो उसका स्केलर आपका जो कॉफिशिएंट होता है उसका स्क्वायर का जोड़ होता है ये आपका मैग्नीट्यूड। तो यहाँ पे इसी तरह से देखेंगे कि x के जगह में क्या है 1 है, y के जगह में 2, z के जगह में 3, इस तरह से कंपेयर करेंगे और उसका मैग्नीट्यूड निकालेंगे। तो हम लोग सबसे पहले लिखेंगे कि सॉल्यूशन लिखेंगे और इसमें लिखेंगे कि एज वी नो दैट द magnitude of a vector, यहाँ पे r ले लेते हैं, इज इक्वल टू एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप इज क्या होता है मॉड ऑफ आर इज इक्वल टू रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। ये हम लोग जानते हैं कि किसी वेक्टर अगर दिया हुआ है ये तो उसका मैग्नीट्यूड इस तरह से होता है। अब क्वेश्चन नंबर 1 में देखेंगे हियर ए इज इक्वल टू क्या दिया हुआ है आई कैप प्लस 2 जे कैप प्लस 3 के कैप, इसलिए मॉड ऑफ ए जो निकालेंगे रूट अंडर 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर और 3 का स्क्वायर, इस तरह से हो जाएगा। अब यहाँ से इसको सॉल्व करेंगे तो 1 का स्क्वायर 1 प्लस 2 का स्क्वायर 4 प्लस 3 का स्क्वायर 9, तो 9 4 13 1 रूट अंडर 15। तो इसका जो आपका मॉड हो जाएगा मैग्नीट्यूड हो जाएगा वो रूट अंडर 15 हो जाएगा, सॉरी 14 हो जाएगा। अब इसी तरह से दूसरा क्वेश्चन जो दिया हुआ है, दूसरा क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है कि b इज इक्वल टू आपका दिया हुआ है 5 आई कैप माइनस 4 जे कैप
प्लस माइनस 3k कैप, इस तरह से दिया हुआ है। तो यहाँ पे मॉड ऑफ b निकालेंगे तो यहाँ पे भी उसी तरह से 5 का स्क्वायर प्लस माइनस 4 का स्क्वायर और प्लस माइनस 3 का होल स्क्वायर। यहाँ पे देखिए b का जो वैल्यू दिया हुआ है, सॉरी मतलब x y अगर z का यहाँ से कंपेयर करें तो x का वैल्यू क्या दिया हुआ है 5, y का वैल्यू देखिए -4 है, इसीलिए -4 का स्क्वायर किए हैं। इसको बाहर नहीं कीजिएगा तब गलत हो जाएगा, क्योंकि बाहर प्लस होता है और b का स्क्वायर हो तो b का वैल्यू -4 है तो -4 का होल स्क्वायर हो जाएगा जो फिर प्लस हो जाएगा। यहाँ पे -3 है तो बाहर प्लस है, लेकिन z का जो वैल्यू है -3 है तो -3 का होल स्क्वायर। इसको जैसे सिंप्लीफाई करेंगे तो यहाँ 5 का स्क्वायर 25 प्लस 4 का स्क्वायर 16 प्लस 3 का स्क्वायर 9, तो 9 प्लस 16 25 और 25 आपका √50 हो जाएगा। तो √50 को हम लोग लिख सकते हैं कि 2 × 25 और विच 25 का देखिए 5 बाहर निकल जाएगा तो 5√2, इसका जो मैग्नीट्यूड हो जाएगा 5√2 हो जाएगा। सी नंबर में दे रखा है कि c इज इक्वल टू, तीसरा नंबर में दिया हुआ है c इज इक्वल टू 1/√3 i कैप माइनस 1/√3 j कैप प्लस 1/√3 k कैप, इस तरह से दे रखा है। तो जब c का मैग्नीट्यूड निकालेंगे तो यहाँ से हो जाएगा 1/√3 का होल स्क्वायर प्लस 1/√3 ये माइनस है का होल स्क्वायर प्लस 1/√3 का होल स्क्वायर, इस तरह से हो जाएगा। इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो 1/√3 का होल स्क्वायर 1/3 होगा, तो 1/3 प्लस 1/3 प्लस 1/3। इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये 3 तो एलसीएम आ जाएगा, तो 1 + 1 + 1 3/3 विच इज इक्वल टू √1 इज इक्वल टू 1। तो इसका जो मैग्नीट्यूड हो जाएगा वो 1 हो जाएगा। और चौथा नंबर का जो क्वेश्चन यहाँ दिया हुआ है कि d इक्वल टू इतना, तो मॉड ऑफ d अगर इसका निकालेंगे तो ये हो जाएगा √2 का होल स्क्वायर प्लस √3 का होल स्क्वायर प्लस माइनस √5 का होल स्क्वायर, ऐसा हो जाएगा। इसको सॉल्व करेंगे तो √2 का स्क्वायर 2 होगा, 3 का स्क्वायर √3 का स्क्वायर 3 होगा और √5 स्क्वायर 5 हो जाएगा। तो इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 2 + 3 5 10। तो इसका जो आंसर हो जाएगा 10 यूनिट। यहाँ पे यूनिट सब में जोड़ दीजिएगा क्योंकि ये मैग्नीट्यूड है, ठीक है, तो इसका यूनिट जरूर आएगा। तो इस तरह से आप किसी भी क्वेश्चन जो वेक्टर दिया हुआ रहेगा तो उसका मैग्नीट्यूड आप निकाल सकते हैं। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 2 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 कुछ इस तरह से है कि फाइंड ए यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ द गिवन वेक्टर्स। यहाँ पे जो वेक्टर दिया हुआ है इसके डायरेक्शन में एक यूनिट वेक्टर आपको निकालना है। आप लोग जानते हैं कि यूनिट वेक्टर होता क्या है, जिसका मैग्नीट्यूड इक्वल टू 1 होता है। डायरेक्शन तो आपका कोई यहाँ फैक्ट नहीं रखता कि डायरेक्शन आप किसी भी डायरेक्शन में हो सकता है, लेकिन उसका अगर मॉड निकालेंगे कि अगर a एक वेक्टर है तो उसका मॉड अगर निकालते हैं और वो 1 आ जाता है तो हम लोग कहेंगे कि इसका मैग्नीट्यूड 1 है, तो ये क्या है, यूनिट वेक्टर है। तो ये सारा जो वेक्टर दिया हुआ है इसका यूनिट वेक्टर निकालना इसी डायरेक्शन पे, लेकिन इसी डायरेक्शन पे होना चाहिए, लेकिन यूनिट वेक्टर होना चाहिए। देखिए यहाँ पे ये यूनिट वेक्टर है नहीं, जिसका मॉड निकालेंगे तो 1 नहीं आएगा, इसका भी नहीं 1 आएगा। तो इसको 1 करें कैसे? तो अगर मान लीजिए इसका जो मैग्नीट्यूड है, इसका मैग्नीट्यूड हम लोग इजीली निकाल सकते हैं। इससे पहले क्वेश्चन में ही देखें कि मैग्नीट्यूड किसी वेक्टर का कैसे निकालते हैं। तो इसका मैग्नीट्यूड अगर निकाल ले और निकाल के फिर उसमें डिवाइड कर दे तो निश्चित रूप से जो वेक्टर आएगा वो क्या हो जाएगा, यूनिट वेक्टर हो जाएगा। बात को गौर से सोचिए कि ये जो वेक्टर है यूनिट वेक्टर नहीं है, लेकिन इस वेक्टर को अगर मैग्नीट्यूड निकाल के और उस मैग्नीट्यूड से अगर डिवाइड कर दें तो जो वेक्टर हमको मिलेगा वो निश्चित रूप से यूनिट वेक्टर होगा। क्यों? क्योंकि उसका जो आपका मैग्नीट्यूड हो जाएगा 1 हो जाएगा, क्योंकि जो यूनिट आपका उसका मैग्नीट्यूड था उतना यूनिट मैग्नीट्यूड से डिवाइड भी कर देंगे तो बचेगा कितना, 1। तो 1 अगर आ गया तो हम लोग कहेंगे वो यूनिट वेक्टर है। डायरेक्शन तो यहाँ पे हम चेंज नहीं कर रहे हैं, तो जो वेक्टर आएगा यूनिट वेक्टर वो डायरेक्शन भी इसी वेक्टर के डायरेक्शन में होगा। तो हम लोग किसी भी वेक्टर के डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर निकालने के लिए, जैसे कि यहाँ पे मान लीजिए एक एग्जांपल लेते हैं कि R एक वेक्टर है जिसका इस तरह से दिया हुआ x i कैप y j कैप प्लस z k कैप, इस तरह से दिया हुआ। तो इसके डायरेक्शन में अगर यूनिट वेक्टर आपको निकालने के लिए दिया जाए तो सबसे पहले आपको क्या करना होगा, इस वेक्टर का मैग्नीट्यूड निकालना होगा। तो इस वेक्टर का मैग्नीट्यूड क्या हो जाएगा आपका √x² प्लस y² z²। ये तो हम लोग अभी अभी देखें। तो अब आप लिख सकते हैं कि यूनिट वेक्टर
इन द डायरेक्शन ऑफ द वेक्टर आर इज 1/mod ऑफ आर इंटू आर। ऐसे लिख सकते हैं कि आर जो है उसका मॉड से अगर डिवाइड कर दीजिएगा तो इसका फाइनली मतलब हो जाता है कि 1/x² प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, इससे अगर डिवाइड कर दें किसको, एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप को, तो जो वेक्टर हमको मिलेगा वो क्या हो जाएगा, यूनिट वेक्टर हो जाएगा इन द डायरेक्शन ऑफ द वेक्टर आर। तो हम लोग इसी स्टेप पे धीरे धीरे हम लोग इसमें काम करेंगे और इसको सॉल्व करेंगे। तो चलिए सबसे पहला एक जो क्वेश्चन दिया हुआ उस क्वेश्चन को देखते हैं। तो यहाँ पे इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं कि लेट द गिवन वेक्टर बी आर इक्वल टू मान लेते हैं आपका कितना है, √3i माइनस 4j प्लस 5k, इस तरह से दिया हुआ है। हम लोग मान लेते हैं कि ये जो वेक्टर है आर है। नाउ हम लोग क्या करेंगे, मॉड ऑफ आर निकालेंगे, मैग्नीट्यूड ऑफ आर निकालेंगे। तो मैग्नीट्यूड ऑफ आर अगर निकालेंगे तो यहाँ से क्या हो जाएगा, √3 का होल स्क्वायर प्लस -4 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर। इसको जैसे सॉल्व करेंगे तो ये कुछ इस तरह से हो जाएगा, √3 का स्क्वायर 3 हो जाएगा, 4 का स्क्वायर आपका 16 हो जाएगा, 5 का स्क्वायर 25 हो जाएगा। तो यहाँ से सॉल्व करेंगे तो देखिए 3 और 6 19, यहाँ पे 19 हो जाएगा और 19 + 25 मतलब 19 + 25 आपका हो जाएगा 44, ऐसा हो जाएगा। तो 44 आ गया क्या, मॉड ऑफ आर का वैल्यू। तो यहाँ से हम लोग इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि √4 × 11, यहाँ से 2 बाहर निकाल सकते हैं और 11 यूनिट, इतना क्या आ गया आपका, इसका मैग्नीट्यूड आ गया। अब हम लोग को निकालना क्या है, इसका यूनिट वेक्टर निकालना इसी डायरेक्शन पे। तो हम लोग लिखेंगे द यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ द वेक्टर आर इज, क्या होगा, r/mod r। अभी समझाएं कि कैसे हो रहा। तो r/mod r, आर का वैल्यू क्या है आपका, √3i माइनस 4j प्लस 5k बटे 2√11 जो आपका मॉड आर का वैल्यू है। इसको आप अलग अलग करके √3/2√11i माइनस 4 से ये कटेगा तो 2/√11j प्लस 5/2√11k। ये जो आपका वेक्टर आ गया, ये वेक्टर क्या है, यूनिट वेक्टर है, किसके डायरेक्शन में, आर के डायरेक्शन में। तो इसको हम लोग r से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं कि r इक्वल टू क्या हो जाएगा, r/mod ऑफ r, और जिसका वैल्यू कुछ इस तरह से हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 2 भी है, 2 नहीं है, ये क्वेश्चन नंबर 3 है। 2 बिल्कुल सेम था तो उसको छोड़ दिया। क्वेश्चन नंबर 3 थोड़ा अलग है, इसमें एक जो आपका k दिया हुआ है, i दिया हुआ है, j गलत छोड़ा हुआ है। तो इसमें अगर आप लोग को थोड़ा कन्फ्यूजन हो सकता है तो ये वाला आप लोग को बता देते हैं। तो यहाँ पे देखिए इसी तरह से लिखेंगे कि लेट r जो है ये क्या है, i प्लस k वेक्टर है, ये वेक्टर हम लोग मान लिए। अब मॉड ऑफ r यहाँ से जैसे निकाल लेते हैं तो ये हो जाता है 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर इक्वल टू √2 हो जाता है। यहाँ पे जो मॉड आर आ गया वो क्या हो गया, √2। नाउ हम लोग वही लिखेंगे कि द यूनिट वेक्टर आर कैप भी लिख सकते हैं इन द डायरेक्शन ऑफ द गिवन वेक्टर आर इज, क्या होता है, r/mod ऑफ r, ये होता है। तो r का वैल्यू सबसे पहले हम लोग डाल लेते हैं, क्या है, i प्लस k बटे मॉड r। तो मॉड r का वैल्यू कितना आ गया, √2। तो इसको हम लोग सेपरेट करके लिखेंगे तो 1/√2 i हो जाएगा प्लस 1/√2 j हो जाएगा। अब ये जो यूनिट वेक्टर आ गया इसको हम लोग r भी लिख सकते हैं। तो r जो आया ये क्या आया, 1/√2 i प्लस 1/√2 j। अब आप लोग के मन में एक सवाल जरूर उठ रहा होगा कि वाकई क्या इसका जो यूनिट वेक्टर है या नहीं। इसको हम लोग अगर कैसे देखेंगे, तो हम लोग जानते हैं कि यूनिट वेक्टर क्या होता है, जिसका मैग्नीट्यूड 1 होता है। तो चलिए मॉड आर का, अगर आर कैप का मॉड निकालते हैं
तो देखिए इसमें मॉड कितना आएगा 1/√2 का स्क्वायर प्लस 1/√2 का स्क्वायर। इसको जैसे सॉल्व करेंगे तो ये 1/2 हो जाएगा, ये भी 1/2 हो जाएगा, विच इज इक्वल टू √1 इक्वल टू 1। तो हम लोग देख रहे हैं कि इसका मॉड जो आया ये 1 आया। तो इस तरह से आप अपना जो आंसर आएगा उसको जस्टिफाई भी कर सकते हैं, वेरीफाई भी कर सकते हैं कि बिल्कुल आपका जो आंसर है वो सही है या गलत है। तो इस तरह से हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 का जितने सारे सवाल है उसको सॉल्व कर सकते हैं। तो नेक्स्ट वीडियो में हम इसमें जितना बचा हुआ सवाल है उसको हम लोग कवर करने का कोशिश करेंगे। तब तक के लिए बने रहिए हमारे चैनल के साथ। तब तक के लिए बाय, टेक केयर।